5 अगस्त 1947 दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना बैठे थे। दोनों की नजरें सिर्फ एक शख्स पर टिकी थी और ये शख्स थे बीचों बीच बैठे महारावल जवाहर सिंह। इधर जवाहर सिंह की आंखों में टेंशन साफ नजर आ रहा था। तभी कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। जिन्ना और हनवंत सिंह ने एक दूसरे की तरफ देखा और तब हनवंत सिंह ने जिन्ना को आंखों से कुछ इशारा किया। इशारा करते ही जिन्ना ने तुरंत एक ब्लैंक पेपर निकाला और उस पर सिग्नेचर कर दिए। ये पेपर उन्होंने महारावल जवाहर सिंह की तरफ खिसका दिया। तब जवाहर सिंह ने हैरानी भरी निगाहों से पहले पेपर और फिर जिन्ना को देखा। उन्हें देख जिन्ना बुलंद आवाज में बोले, जैसलमेर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आपकी जो जो शर्तें हैं वो इस पेपर पर लिख दीजिए। मेरे सिग्नेचर हो चुके हैं, आपकी सारी शर्तें मान ली जाएगी। इसके बाद जवाहर सिंह अपनी कंडीशंस लिखते गए और जिन्ना जी हुजूर कहते कहते हर एक शर्त को मानते रहे। ये तय हुआ कि जैसलमेर को कराची पोर्ट का एक्सेस दिया जाएगा। जैसलमेर की सुरक्षा के लिए महारावल हथियार भी मंगवा सकते हैं। जोधपुर से सिंध तक फैली पूरी रेलवे लाइन का कंट्रोल जैसलमेर के पास होगा और अगर जैसलमेर में अकाल पड़ता है तो उनकी पूरी रियासत को अनाज पाकिस्तान से सप्लाई किया जाएगा। जिन्ना ने हर शर्त फटाफट मान ली। ऐसे में महारावल के मन में डाउट आ गया। उन्हें नाखुश देख जिन्ना ने एक और ऐलान किया, जिसे सुनते ही महारावल की आंखों में चमक आ गई। जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान में जैसलमेर के विलय के बावजूद रियासत चलाने की पूरी आजादी महारावल के पास होगी और पाकिस्तान सरकार इसमें बिल्कुल दखल नहीं देगी। माने पाकिस्तान में जाने के बावजूद जैसलमेर पर राज महारावल करेंगे। और ये सुनते ही महारावल जवाहर सिंह ने पेपर्स पर सिग्नेचर करने का मन बना लिया। लेकिन सवाल ये था कि जिन्ना को जैसलमेर जैसी रियासत चाहिए क्यों थी, क्योंकि जैसलमेर तो वो इलाका था जहां दूर दूर तक थार मरुस्थल पसरा पड़ा था। यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं था, बार बार अकाल पड़ता था सो अलग। खाली बंजर इस रेगिस्तान के लिए जिन्ना इतने एफर्ट्स क्यों कर रहे थे? क्या जरूरत थी उन्हें जोधपुर और जैसलमेर की? तो दोस्तों, इसके पीछे थी प्लानिंग भोपाल तक के इलाके को भारत में मिलाने की। अब वो कैसे? तो बात यह थी कि जिन्ना पाकिस्तान के लिए पूरा का पूरा पंजाब और बंगाल चाहते थे, लेकिन वो उन्हें मिला नहीं और ऊपर से कश्मीर भी हाथ लगने वाला नहीं था। ऐसे में जिन्ना की नजरें पड़ी इंडिया के बॉर्डर पर मौजूद राजपूत रियासतों पर। उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी साफ थी कि पहले वो जैसलमेर और जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाते, इसके बाद उदयपुर, धौलपुर समेत छोटी छोटी उन सारी रियासतों को भी वो पाकिस्तान में मिला लेते जो भोपाल तक जाती थी, क्योंकि भोपाल के नवाब जिन्ना के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो चाहते थे कि भोपाल पाकिस्तान का हिस्सा बने। जिन्ना और नवाब का प्लान था कि जैसलमेर से लेकर भोपाल तक की सारी रियासतों को पाकिस्तान में मिला लिया जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो आधा राजस्थान ही पाकिस्तान में चला जाता। जिन्ना का ये सपना सुहाना था और जैसलमेर उनके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये रेगिस्तान की वो रियासत थी जिसके बॉर्डर सीधे पाकिस्तान की दो रियासतों बहावलपुर और खैरपुर से लगते थे। इस हिसाब से जैसलमेर भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था राजस्थान के लिए, क्योंकि जैसलमेर अगर पाकिस्तान में चला जाता तो पूरे राजस्थान का ही नक्शा बदल जाता। महारावल भी ऐसा करने वाले नहीं थे, लेकिन उस दिन जो कमरे में हुआ उसने बाजी को पलट कर रख दिया। अब जैसलमेर, जोधपुर समेत आधे राजस्थान के पाकिस्तान में जाने का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन फिर सवाल यह आता है कि जैसलमेर पाकिस्तान में जाने से बचा कैसे? कैसे जिन्ना की हर चाल फेल हो गई? कैसे जोधपुर के पाकिस्तान में जाने का सपना टूटा? क्या होता अगर जैसलमेर पाकिस्तान में चला जाता? और क्या थी वो खतरनाक सिचुएशन जब महाराजा हनवंत सिंह ने भारत के रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन को गन पॉइंट पर ले लिया? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब छिपा है जैसलमेर के इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा 800 साल पीछे, गेटवे ऑफ थार जैसलमेर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर वेस्टर्न राजस्थान की गोद में बसा है गोल्डन सिटी जैसलमेर। ये शहर पीले पत्थरों से बने घरों के कारण दूर से ही सोने की तरह चमकता है, जिसकी ब्यूटी को इनहांस करता है यहाँ का सोनारगढ़ फोर्ट।
थार डेजर्ट के इस अनोखे शहर में एक तरफ सैंड हिल्स हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके कल्चर में राजस्थान के रंग है। फरवरी के महीने में यहाँ हर साल डेजर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें होने वाली कैमल रेस, फोक डांस, पगड़ी बांधो कंपटीशन देखने दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। इसी फेस्टिवल में चुने जाते हैं मिस्टर एंड मिसेस डेजर्ट। वहीं यहाँ के रेत के टीलों पर दुबई वाली डेजर्ट सफारी का मजा भी ले सकते हैं। इसके अलावा कैमल राइडिंग, तारों भरे आसमान के नीचे कैंपिंग, राजस्थान के फोक सॉन्ग्स और फोक डांस का मजा ही अलग है। वहीं यहाँ के कुजीन जैसे दाल बाटी चूरमा, कैर सांगरी, गट्टे की सब्जी और घोटवा के लड्डू टेस्ट में बेस्ट हैं। जैसलमेर में भले ही पानी की कमी है, लेकिन यहाँ की लाइफस्टाइल में एंजॉयमेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन सदियों पहले ये ही जैसलमेर बिल्कुल वीरान पड़ा था, जहाँ दूर दूर तक परिंदे भी नहीं दिखते थे। शुरू करें महाभारत से, तो मथुरा से द्वारका जाने वाला रास्ता जैसलमेर से गुजरता था। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन इसी रास्ते से द्वारिका जा रहे थे और जैसलमेर पहुंचकर अर्जुन को भयानक प्यास लगी, लेकिन यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से त्रिकूट पहाड़ी के पास एक कुआं खोदा, जिससे अर्जुन ने पानी पिया। कहते हैं कि तब अर्जुन ने पूछा कि आगे इस कुएं से कौन पानी पिएगा। तब भगवान ने भविष्यवाणी की कि आने वाले वक्त में मेरे वंशज इस धरती पर राज करेंगे। इसके 900 साल बाद जैसलमेर का इतिहास शुरू होता है। जैसलमेर से नहीं, बल्कि 15 किलोमीटर दूर लोदरवा से। लोदरवा उस जमाने में रिच सिटी थी। 12 विशाल दरवाजों वाला ये शहर ट्रेड कैरावेंस के रास्ते पर था और भाटी किंग्स की कैपिटल भी था। इसे 9वीं सदी में रावल देवराज भाटी ने बसाया था। भाटी राजपूत भगवान कृष्ण के यादव वंश से ही बिलोंग करते थे। इनका एम्पायर अफगानिस्तान के गजनी से लेकर पाकिस्तान के सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी और भारत के भटिंडा, मुक्तसर और हनुमानगढ़ तक फैला था। हालांकि कुछ वक्त बाद ही मिडल ईस्ट से आए हुए अरबों ने इस एम्पायर पर हमले शुरू कर दिए, जिस वजह से भाटी एम्पायर टूटता गया। धीरे धीरे भाटी किंग्स साउथ की तरफ खिसकने लगे, जहां पहले मुल्तान, फिर चोलिस्तान और आखिर में ये थार के रेगिस्तान में आकर बस गए। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि ये शहर सपाट मैदान पर था, जिस पर तुर्क, अफगान और बलोच ट्राइब हमला करते रहते थे। सालों तक इन हमलों से बचते बचाते भाटी जैसे तैसे राज करते रहे। लेकिन 1143 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि उस वक्त राजा थे रावल दूसज, जिनके डेथ के बाद गद्दी पर बैठना था उनके बेटे जैसल को। लेकिन जैसल के साथ एक खेल हो गया और उनके छोटे भाई विजयराज लांजो को राजा बना दिया गया। इससे गुस्साए जैसल खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन फिर उन्होंने खेला एक खतरनाक दांव। कहते हैं कि राजा बनने के लिए जैसल ने अफगानिस्तान के गुरीद वंश से हाथ मिला लिया, जिनकी मदद के लिए 1143 में गुरीद आर्मी ने लोदरवा पर हमला किया। तब वहां भयानक जंग मची और जैसल के भाई विजयराज ये जंग हार गए। कहते हैं कि वो और उनके बेटे भोजदेव इस जंग में मारे गए, जिसके बाद राव जैसल के राजा बनने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन यहाँ वो खुद भी समझ गए कि लोदरवा अब सेफ नहीं रहा, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी किंगडम को शिफ्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक सेफ जगह की तलाश थी और ये जगह मिली उन्हें त्रिकूट पहाड़ी पर, ठीक वहीं जहां श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी। कहते हैं कि राव जैसल इस पहाड़ी को देख रहे थे कि तभी उन्हें एक संत मिले, जिनका नाम था ऋषि इसूल। इसूल और राजा के बीच कुछ बातें हुई और तब इस सिद्ध संत ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणी के बारे में बताया, जिसे सुनकर राव जैसल का इरादा पक्का हो गया। ऊपर से रेगिस्तान से घिरी 250 फीट ऊंची ये पहाड़ी दुश्मनों से रक्षा के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट थी। ऐसे में राव ने तुरंत यहाँ पर अपना किंगडम बसाया, जिसका नाम राव जैसल के नाम पर जैसलमेर रखा गया। ये नाम जैसल प्लस मेर से मिलकर बना था, जिसमें जैसल का मतलब था रावल जैसल और मेर यानी कि मेरू, जिसका मतलब था पहाड़ी। 1156 में उन्होंने जैसलमेर बसाया और फिर बनवाना शुरू किया यहाँ एक किला, जिसे बनने में 15 साल लग गए। हालांकि किला पूरा बन पाता इससे पहले ही रावल दुनिया छोड़ गए, जिसके बाद उनके बेटे शालिवाहन II ने किले का काम पूरा करवाया। कई वर्षों की मेहनत के बाद जैसलमेर का ये किला बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया सोनारगढ़ फोर्ट। सोनारगढ़ रेगिस्तान के बीचों बीच किसी घाघरे जैसा दिखता था, इसीलिए इसे राजस्थान का घाघरा भी कहा गया। सोनारगढ़ की कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये था कि दूर दूर तक फैले इस रेगिस्तान में कमाई कैसे की जाए। तो इसके लिए भाटी किंग्स ने एक शानदार सिस्टम बनाया और ये सिस्टम था टैक्स कलेक्शन का, जिसके लिए उन्हें गॉड गिफ्ट की तरह मिला था सिल्क रोड।
सिल्क रोड कोई सड़क नहीं बल्कि ट्रेड रूट्स का एक जाल था जो चीन से लेकर मिडिल एशिया और फिर अफगानिस्तान से होते हुए भारत तक आता था। इस पूरे रास्ते पर जैसलमेर एक चौराहा था जहां से हर कारवां को गुजरना पड़ता था। जैसलमेर की लोकेशन ही ऐसी थी कि ये थार के बीचों बीच था। यहाँ से ट्रेडर्स सिंध, अफगानिस्तान, ईरान और मिडिल एशिया के देशों तक जा सकते थे। लेकिन एक सवाल ये भी था कि बिना पानी और पेड़ पौधों वाली इस जमीन से व्यापारियों का गुजरना संभव आखिर कैसे हुआ? तो दोस्तों ये पॉसिबल किया ऊंटों ने। ऊंटों के विशाल कारवां जैसलमेर से गुजरते थे। ऊंटों को पानी की जरूरत कम होती थी, इसीलिए ये इस रेगिस्तान में सरवाइव भी कर जाते। ये रेशम, मसाले, नमक, अफीम, कीमती पत्थर, सोना चांदी, हाथी दांत जैसी चीजें चाइना, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट और भारत के अलग अलग हिस्सों तक लेकर जाते और रास्ते में रुकते जैसलमेर में। यहाँ ये आराम करते, पानी भरते। जैसलमेर के राजा को इन्हीं से टैक्स मिलता जो रास्ते में इनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करते थे। ये टैक्स ही जैसलमेर की कमाई का जरिया था। जितना कीमती सामान उतना ज्यादा टैक्स। कुछ ट्रेडर्स वीवीआईपी मेहमान नवाजी के लिए अलग से पैसे देते थे और यही जैसलमेर की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था। अमीर होते जैसलमेर में जैन और मारवाड़ी ट्रेडर्स आकर भी बसने लगे, जिन्होंने यहीं से करोड़ों रुपए कमाए और ठाठ दिखाने के लिए बनवाई शानदार हवेलियां, जिनमें पटवों और नथमल की हवेली आज भी उनकी अमीरी की कहानी कहती है। इतिहास बताता है कि इनमें से कुछ व्यापारियों के पास तो ईरान से लेकर चीन तक 50 से ज्यादा दुकानें थीं, लेकिन इनके इन्हीं ठाठ ने जैसलमेर को दुश्मनों की निगाहों में ला दिया। अरब से आने वाले लुटेरों की निगाहें अब जैसलमेर पर थीं। उन्होंने शुरू किए जैसलमेर पर हमले। इसी वजह से जैसलमेर में पहला शाका हुआ, जिसमें वीरों ने केसरिया किया और रानियों ने जौहर। 1299 में हुए इस जौहर की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा 1276 में, जब राव जैत सिंह फर्स्ट ने जैसलमेर की गद्दी संभाली। तब दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कहते हैं कि एक बार खिलजी का खजाना मुल्तान से दिल्ली जा रहा था। इस कारवां में 1500 घोड़े और 1500 खच्चर थे जो खजाने और कीमती सामानों से लदे हुए थे। लेकिन जब यह कारवां जैसलमेर से गुजर रहा था, तब रावल जैत सिंह के बेटों ने खिलजी से टैक्स मांगा। तब खिलजी के आदमियों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया, तो रावल जैत सिंह के बेटों ने उसका खजाना लूट लिया, जिसका पता लगते ही अलाउद्दीन खिलजी गुस्से से पागल हो गया। इसके बाद उसने जैसलमेर पर अटैक किया, जिसका मुकाबला जैसलमेर की आर्मी ने इतना डटकर किया कि खिलजी 8 साल तक नहीं जीत पाया। लेकिन फिर खिलजी के सैनिक किले को घेर कर बैठ गए और आखिरकार किले का राशन पानी खत्म होने लगा, जिसके बाद जैसलमेर के रणबांकुरों ने ठाना कि वो केसरिया करेंगे और महिलाओं ने फैसला किया जौहर का। उस दिन जैसलमेर के वीरों ने खिलजी की सेना से जंग लड़ी। वहीं 24,000 वीरांगनाएं आग में कूद गईं। ये जैसलमेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का पहला जौहर था। कहते हैं कि जैसलमेर में फिर भयानक मारकाट मची और खिलजी इस जंग को जीत गया। कुछ सालों तक उसने जैसलमेर पर राज किया, लेकिन खिलजी डायनेस्टी के बिखरने के बाद जैसलमेर फिर से राजपूतों के पाले में आ गया। अब राजपूत जैसलमेर को सिक्योर कर रहे थे, साथ ही उसे डेवलप भी। वो ऐसे कि 1307 में जैसलमेर के महाराजा बने राव गढ़सी, जिन्हें गढ़सी भी कहते थे। उन्होंने ही जैसलमेर में गढ़ीसर तालाब बनवाया, जिसकी नींव राव जैसल रख के गए थे। कहते हैं कि जब गढ़सी ने इसे रिनोवेट करवाया तो उन्होंने इसमें एडवांस टेक्निक का यूज किया ताकि वो जैसलमेर में पानी की समस्या को खत्म कर सके। गढ़ीसर झील के बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह ह्यूमन मेड इंजीनियरिंग मार्वल था। इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। ये 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स के साथ जुड़ा था और इसी वजह से इसने एक पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया था, जिसमें बारिश का पानी स्टोर होता रहता। कहते हैं कि बारिश में ये तालाब भर जाता और एक्स्ट्रा पानी बहकर अपने आप नीचे की झीलों में स्टोर हो जाता। इन झीलों का कैचमेंट एरिया भी बहुत बड़ा होता था, इसलिए इनमें हमेशा पानी रहता और पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं होती। इस तरह जैसलमेर के लोगों को साल भर पानी मिलता रहता। अब सोचिए जरा कि 14th सेंचुरी में महाराजा ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया था, जिसने जैसलमेर को लंबे वक्त तक अकाल से बचाए रखा। इसी के साथ एक फायदा रेवेन्यू सिस्टम को लेकर भी था। अब वो ऐसे कि महाराजा ने इन झीलों के पास मंदिर, घाट और छतरियां भी बनवा दी, जिससे लोग यहाँ पूजा पाठ के लिए आने लगे। ट्रेडर्स के कारवां आराम के लिए यहाँ रुकने लगे, जिनसे मिलता था टैक्स का पैसा। माने जैसलमेर में सब ठीक था, लेकिन 1541 में इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। तब दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुमायूं, जो अपने पिता की तरह ही अपनी रियासत का विस्तार करना चाहता था। खैर, इतिहास बताता है कि अजमेर की तरफ जाते वक्त हुमायूं की नजर जैसलमेर की इसी झील पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कैसे एक झील की वजह से जैसलमेर को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है।
पैसे के चक्कर में उसने जैसलमेर पर हमला कर दिया और तब जैसलमेर के महारावल राव लूणकरण ने हुमायूं से जबरदस्त जंग लड़ी। 1541 में यह युद्ध शुरू हुआ, लेकिन लड़ाई कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई, जिसे रोकने के लिए राव लूणकरण ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने हुमायूं के बेटे अकबर के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने का फैसला किया, जिसके बाद जैसलमेर की प्रिंसेस मुगलों की बहू बन गई और इसी के साथ मुगलों और राजपूतों की लड़ाई खत्म हो गई। इसके बाद जैसलमेर ने डेवलपमेंट का रास्ता पकड़ा, लेकिन सदियों बाद अंग्रेज आ गए और 1818 में पूरे राजस्थान की रियासतों को एक एक करके अपने अंडर लेने लगे। हालांकि जैसलमेर काफी मुश्किलों से उन्हें मिला। ये सबसे आखिरी रियासत थी जिसने ब्रिटिश सरकार के साथ संधि की, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने जैसलमेर की प्रॉस्पेरिटी और अमीरी को छीन लिया। क्या किया था अंग्रेजों ने ऐसा, ये जानने के लिए हमें चलना होगा बॉम्बे महाराष्ट्र की तरफ। जैसलमेर से करीब 1600 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की बॉम्बे सिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक पोर्ट डेवलप कर रही थी। ये समंदर किनारे था। यहाँ अंग्रेजों ने बड़े गोदाम, रेलवे लाइंस और बड़े बड़े जहाज के लिए प्रॉपर स्पेस जैसी काफी फैसिलिटीज दी थी, जिसके बाद वो व्यापारी जो जमीन के रास्ते ऊंटों से चलकर रेगिस्तान की तपती गर्मी से परेशान होते हुए जाते थे, अब वो बॉम्बे पोर्ट का यूज करके पानी के जरिए ट्रेड करने लगे। समंदर के रास्ते ट्रेड करना ज्यादा फास्ट और सिक्योर था। ऐसे में ट्रेडर्स ने सिल्क रूट का यूज ही बंद कर दिया। इसके बाद जैसलमेर की मेन इनकम बंद हो गई और धीरे धीरे यहाँ का खजाना खाली होने लगा। 1895 से 1900 के बीच यहाँ अकाल पड़ने से हालात बद से बदतर हो गए और करीब 20 लाख लोग भूख प्यास से मारे गए। तब जैसलमेर की बागडोर संभाली महाराजा जवाहर सिंह ने, जिन्होंने इस सिटी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। 1914 में जब वो राजा बने तो उन्हें समझ आ गया कि खेती पर डिपेंडेंट रहना बेवकूफी है। ऐसे में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए और अपनी रियासत के प्रधानमंत्री बृजमोहन नाथ के साथ वाटर स्टोरेज और सप्लाई को ठीक किया, जिसका असर ये हुआ कि 1941 से लेकर 1951 तक यानी कि 10 सालों तक जैसलमेर में सूखा पड़ा, लेकिन जनता को पानी की कमी तक नहीं हुई और हालात काफी सही रहे। कहते हैं कि वो काफी मॉडर्न और एजुकेटेड महाराजा थे, जिन्होंने जैसलमेर में टेक्निकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग स्टडीज को काफी प्रमोट किया। लेकिन फिर आया साल 1947, जब पूरी कहानी बदलने वाली थी और रजवाड़े इतिहास बनने वाले थे। हुआ यूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अंग्रेजों में इतनी ताकत नहीं रही कि वो भारत को संभाल पाते, इसलिए उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया और तय किया कि भारत को आजादी दी जाएगी और इसे 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। रियासतें अपनी मर्जी से हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी भी देश को ज्वाइन कर सकती थी और इसी फैसले ने राजाओं की वैल्यू बढ़ा दी। कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रियासतें पाकिस्तान को मिले, इसलिए वो राजाओं की हर शर्त मानने को तैयार थे। लेकिन तभी पूरी पिक्चर में एंट्री होती है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो उनकी हर चाल को मात देते हैं। कहते हैं कि पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन हर एक राजा से मीटिंग कर रहे थे, इसीलिए जिन्ना ने अपनी हर मीटिंग को सीक्रेट रखने की कोशिश की। बावजूद इसके जैसलमेर और जोधपुर के महाराजाओं को उन्होंने जो ऑफर्स दिए थे उनके बारे में बीकानेर के महाराजा को पता चल गया। अब बीकानेर के उस वक्त के महाराजा थे सादुल सिंह, जो पहले ही भारत में जाने के लिए हामी भर चुके थे। उन्होंने ये खबर सरदार पटेल तक पहुंचा दी। इसके बाद पटेल पहुंचे राजस्थान और जैसलमेर के महारावल से मीटिंग की। उन्होंने महारावल से जिन्ना के ऑफर के बारे में पूछा। जैसलमेर के महारावल अभी यंग थे, वो अपने स्टेट को लेकर काफी प्रोग्रेसिव थे, लेकिन सियासी दाव पेच से वो बिल्कुल अनजान थे। सरदार पटेल ने उन्हें समझाया, लेकिन फिर भी जब वो कन्विंस्ड नजर नहीं आए तो पटेल ने अपना आखिरी दाव खेला। वो थोड़ी देर ठहरे, गहरी सांस ली और कहा, बाकी जैसी आपकी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप एक राजा हैं और आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी रियासत में रह रहे लोगों की है, जिनमें हिंदू ज्यादा हैं। अगर आप पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं तो कल को आपके और आपकी जनता के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत आपके साथ खड़ा नहीं होगा। पटेल की इस बात ने पूरा गेम पलट दिया। ये बात महारावल के दिमाग में खटकी। उन्हें समझ आया कि जिन्ना ने तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की, ना कोई प्रोटेक्शन, ना कोई प्रिविलेज। अगर कल को दंगे हुए तो वो क्या करेंगे? ऐसे में पटेल के जाने के बाद उन्होंने कुछ देर सोचा। उन्होंने जिन्ना के सिग्नेचर किए हुए पेपर्स को उठाया और उनसे मिलने निकल पड़े। जिन्ना से मिलकर उन्होंने कहा कि मुझे आपका ऑफर मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है जो मैंने आपके इस साइन किए हुए पेपर पर लिख दी है। आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। कहते हैं कि जिन्ना ने जैसे ही पेपर पढ़ना शुरू किया वो हैरान रह गए
पेपर में साफ साफ लिखा था कि अगर कल को पाकिस्तान में धर्म के आधार पर कोई भी दंगा या समस्या हुई तो वो न्यूट्रल रहकर सोचेंगे और किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेंगे। जिन्ना ये पढ़कर दंग रह गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और मारावल जवाहर सिंह को बातों में लपेटने की कोशिश करने लगे। लेकिन जवाहर सिंह इस बात को समझ गए और यहीं पर उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया। जिन्ना से मुलाकात कर वो कमरे में चले गए और सरदार पटेल को तुरंत फोन लगाया। वहीं दूसरी तरफ बाजी हाथ से निकलते देख जिन्ना ने हनुमंत सिंह से मुलाकात की। वहीं जिन्ना समझ गए कि जैसलमेर अब उनके हाथों से निकलने वाला है। लेकिन जोधपुर राजस्थान की तीसरी बड़ी रियासत थी और जिन्ना उसे अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं निकलने देना चाहते थे। उन्होंने महाराजा हनुमंत सिंह से बात की और पक्का किया कि जोधपुर तो पाकिस्तान में ही जाएगा। लेकिन इस बात की भनक भी सरदार पटेल को लग गई। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और हनुमंत सिंह को साफ शब्दों में कहा कि अगर आप हिंदू रियासत को पाकिस्तान में ले गए तो लोग आपका विरोध करेंगे और आपकी अपनी जनता आपके खिलाफ हो जाएगी, और तब अगर आप हमारे पास आए तो हम आपकी मदद कतई नहीं करेंगे। तब आप जाने और आपके पाकिस्तान की सरकार जाने। इस पर हनुमंत सिंह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने पंजाब और बंगाल में हो रहे दंगे देखे थे। इसीलिए आजादी के महज 4 दिन पहले उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और मेनन को बुलाकर अपना आखिरी फैसला सुनाया। लेकिन ड्रामा यहाँ खत्म नहीं हुआ। इतिहास बताता है कि वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन हनुमंत सिंह से मीटिंग कर रहे थे। जब मीटिंग में सब कुछ तय हो गया तो साइन की बारी आई और तब कुछ देर के लिए माउंटबेटन कमरे से बाहर चले गए। ऐसे में महाराजा ने एक पेन निकाला और उस पेन में 0.22 कैलिबर का एक पिस्टल था, जिसे उन्होंने वीपी मेनन पर तान दिया। इतने में ही माउंटबेटन वापस कमरे में आ गए और हनुमंत सिंह पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने इस बात का जवाब मांगा। तब हनुमंत सिंह बोले कि एक खास पेन मैंने आपके लिए डिजाइन करवाया है, वीपी मेनन को तो मैं बस इसका डेमो दे रहा था। वीपी मेनन के लिए उस वक्त बस इतना जरूरी था कि हनुमंत सिंह इस विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दे, इसलिए वो चुप रहे। खैर, इसके बाद जैसलमेर के साथ साथ जोधपुर भी भारत का हिस्सा बन गया और बाकी के राजस्थान को किस राजा ने जिन्ना से बचाया, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। हालांकि कुछ कहानियां ये भी कहती है कि हनुमंत सिंह को पटेल ने गन पॉइंट पर लेकर जोधपुर को भारत में मिलाया था। ये कहानी क्या है वो भी हम आपको सुना चुके हैं। खैर, 1971 में जैसलमेर फिर सुर्खियों में आया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश लिबरेशन वॉर छिड़ा। तब पाकिस्तान ने जैसलमेर के लोंगोवाला पोस्ट पर अटैक किया था, जिसमें भारत के 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को धूल चटा दी थी। यहीं पर जैसलमेर को भी समझ आ गया कि 1947 में उनकी रियासत की रक्षा का जो वादा पटेल ने किया था, उसे भारत ने बखूबी निभाया है। दोस्तों, 1971 की जंग से जुड़ी हुई कहानियां हम आपको काफी सुना चुके हैं और ये भी सच है कि भारत ने कभी भी अपने किसी भी बॉर्डर स्टेट को अकेला नहीं छोड़ा और आजादी के बाद हमारे हर राज्य, हर रियासत ने ग्रोथ ही की है। दोस्तों, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। वहीं आज ये राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब है। जैसलमेर का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला किला है। वहीं जैसलमेर पत्थर की नक्काशी, चमड़े का सामान और हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है, जिसकी डिमांड विदेशों तक में है। जैसलमेर से जुड़ी कई कहानियां हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। राजस्थान की इस गोल्डन सिटी और सन सिटी जोधपुर को भारत में शामिल करवाने के बाद भी सरदार पटेल और वीपी मेनन का काम खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि उस वक्त भारत में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन्हें एक एक करके भारत में मिलाना था। अब इनमें अलवर, भरतपुर, भोपाल, जूनागढ़, त्रावणकोर, त्रिपुरा, असम, कोलकाता, लक्षद्वीप और कश्मीर को भारत में कैसे मिलाया गया, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। इसके अलावा भी ऐसी और कहानियां हम आपके लिए लेकर आएंगे, अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।